आपने देखा जब आपने डेमो में रजिस्ट्रेशन किया तब, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। अभी देखो यहाँ पे कोर्स का नाम देखकर क्या लगता है आपको? कोर्स का नाम देखकर क्या लगता है कि मतलब नॉर्मली आप कहीं पे भी जाते हो तो बोलते हैं कि एक्सेल सीखना है, एडवांस एक्सेल सीखना है, लेकिन ये कोर्स का नाम देख के आपको क्या लगता है कि ऐसा नाम क्यों दिया है? क्योंकि डू हम लोग जो maybe है ना, due to like practicals. करेक्ट, हम लोग जो है ना, हमारा जो अप्रोच है ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड पे अप्रोच है, ठीक है। हम लोग जो भी करने वाले हैं ना, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने वाले हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ थ्योरी थ्योरी पढ़ा दिया, कुछ नोटबुक में अपना टेक्स्ट बुक से पढ़ा दिया और ये कर दिया, ऐसा वाला नहीं है। जो भी है, हम लोग एक्सेल ओपन करेंगे, एक्सेल के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमको एक्सेल सीखना है ना। तो अगर मैं कोई बुक में से अगर आपको पढ़ा दूं कि एक्सेल ऐसा होता है, एक्सेल वैसे होता है, तो चलेगा क्या? है ना। आपको ये प्रैक्टिकली करने को आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक टूल है, एक टूल है, और आप किसी भी टूल को तब तक नहीं समझते जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करते, है ना। अब इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं आपको। बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप कोई भी एक मोबाइल ले लो, जब आपके पास मोबाइल नहीं था और आप सिर्फ दिमाग में सोचते थे कि मोबाइल फोन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो आपको पता था कि मोबाइल फोन ऑपरेट कैसा करना है? आप बिना ऑपरेट किए बोल सकते थे क्या कि ये मोबाइल ऐसा ऑपरेट होता है? नहीं बोल सकते थे। लेकिन जब आपके हाथ में मोबाइल आया, जब आपने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, तो अब आपको रियलाइज हो गया कि इसमें क्या फीचर्स है, इसमें क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं, ये पता चला, है ना। उसी तरह, अगर ये एक टूल है एक्सेल, जब तक आप इसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो क्या आपका इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा? बुक में पढ़ के इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा? नहीं रहेगा। इसके लिए आपको No. ये एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा, कौन से फील्ड में, कौन से टैब में क्या आता है ये देखना पड़ेगा, तभी तो जाके आप सीख पाओगे। अगर आपने आपके सामने अगर एक बुक है जिसके अंदर इसका स्क्रीन प्रिंट है, और स्क्रीन प्रिंट में बहुत अच्छी तरह से सजा के रखा हुआ है कि इधर ये होता है, इधर होम होता है, ये क्लिक करने के बाद ये होता है, आप उतना इंटरेस्ट से रीड करोगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज अगर हम लोग सीख रहे हैं, कोई टूल सीख रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। और जब तक आप प्रैक्टिकली उसको करके नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये टूल क्या क्या काम करता है। तो इसी तरह इसका नाम क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। ये क्लियर है सभी को? ओके। अभी देखो, इसमें दो चीजें होती है। जैसे हमने हमने ना, ये जो मॉड्यूल क्रिएट किया है, या ये जो हमने कोर्स कंटेंट बनाया है, ये अपना बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करने वाला कोर्स है। अपना ये जो कोर्स है ये कैसा है, बेसिक, मतलब आपको एक्सेल ओपन कहां से करना है ये भी पता नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स है ऐसे, जो लोग एजुकेशन हो रहा है, एजुकेशन के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, और उनको नहीं पता है। अभी तो खैर, अभी का जमाना ऐसा है कि स्कूल से सारी चीजें सीख के आते हैं, लेकिन होता है ऐसा कभी कभी, कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। हम लोग सीखने क्यों आ रहे हैं? उसी लिए तो आ रहे हैं ना। तो हम लोग बेसिक चीज से वहां से स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल ओपन कहाँ से करना है, और वहां से आपको सारी चीजें सिखाएंगे एडवांस तक। तो जब आप आपका जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो आप ये एक्सेल के अंदर ऐसी मास्टरी करोगे कि आप खुद से बहुत सारी चीजें परफॉर्म कर सकोगे, बहुत सारे फंक्शन आप सीखोगे, डैशबोर्ड बनाना सीखोगे, डैशबोर्ड किस तरीके से हैंडल होता है वो सीखोगे, चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, पिवट टेबल कैसे बनाया जाता है, हर एक चीज आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि बेसिक टू एडवांस एक्सेल, अभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम सिर्फ एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, बेसिक तो हमको आता है, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये बोल के ज्वाइन हुए हैं कि हमको बेसिक सारी चीजें आती है, हमको सिर्फ एडवांस सीखना है। तो जब हमारे डे वन के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हम कवर करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। डे वन पे, डे वन की बात कर रहा हूं मैं। फिर वो बोलते हैं कि अरे हाँ, मतलब ये चीज मैंने कभी की नहीं है। तो अगर डे वन के ऊपर ऐसी कोई चीज है जो आपको पता नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि बेसिक एक्सेल पूरा पूरा मुझे पूरा आता है? तो एक्सेल बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है एक्सेल।
ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें सीख ली आ गई। इसीलिए तो ये कोर्स कंटेंट जो डिजाइन किया है, कितने महीने का किया है, 4 महीने का। इसको खत्म होने में कभी कभी 5 महीने, 5.5 महीने, 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा सा और ये है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये इजी टू लर्न है। वास्ट भले है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। ये बात मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है अरे यार मेरे से नहीं होगा ये, अभी ये बहुत, ये फंक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिया, अभी मेरे को नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हम लोग हर एक चीज जो है ना सिंप्लीफाई करके सीखेंगे। अगर कोई फंक्शन बड़ा है, कोई बड़ा फंक्शन है, अभी अपने ऑफिस में हम लोग देखते हैं ना, ऐसा कोई फंक्शन रहता है, 4-5 लाइन का फंक्शन रहता है, तो हम लोग देखते हैं और बोलते हैं अरे इतना बड़ा फंक्शन है, क्या है ये फंक्शन, कैसे काम करता है, हमको पता ही नहीं है। तो उसको हम लोग ब्रेक करके समझेंगे, ब्रेक करके सीखेंगे। और फिर आप जब वो बड़ा फंक्शन जब बनाओगे ना, तो आपके लिए चुटकी का काम रहेगा। आप बोलोगे अरे ये तो क्या बड़ा है, तो क्या हुआ। उसको समझ के करेंगे तो बराबर आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं ना, कि हम लोग जब बिल्डिंग में स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं ना, या हम लोग किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो जब नीचे खड़े रहते हैं और पहाड़ पे एकदम ऊपर टॉप पे देखते हैं, तो हमारे को क्या लगता है, पहला अपने दिमाग में क्या सवाल आता है, इतना ऊपर क्या अपन चढ़ पाएंगे क्या। ऐसा होता है ना, ये बेसिक मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हम नीचे खड़े रह के ऊपर देखते हैं, तो सोचते हैं अरे इतना चढ़ पाएंगे क्या। लेकिन क्योंकि हमने सोच के आए ना कि अभी वो पहाड़ पे चढ़ना है, और जब हम चढ़ के ऊपर से नीचे देखते हैं, तो अपने को लगता है अरे इतना बड़ा पहाड़ अपन चढ़ गए। तो ऐसा होता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि कोई भी चीज डिफिकल्ट है। एक्सेल इज वेरी इजी टू लर्न। ठीक है। तो बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें कवर होने वाली है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और कहीं पे भी आप फंस जाओगे, कुछ क्वेरीज में फंस जाओगे, तो आगे कैसे कैसे प्रोसेस होने वाला है मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। लेकिन इन बिटवीन अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जब भी हम कोई कोर्स करने जाते हैं, तो अपने दिमाग में कुछ प्रिपेयर करके आते हैं हम, कि अरे ये चीज पूछनी चाहिए, वो चीज पूछनी चाहिए, या ये चीज सिखाने वाले हैं क्या, वो चीज सिखाने वाले हैं क्या, मतलब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो ऐसा कोई भी सवाल ये मत सोचो कि अगर ये सवाल अगर मैं ये फोरम में पूछूंगा या पूछूंगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कोई सिली क्वेश्चन बोल के हंस देगा। आप ये बिल्कुल मत सोचो, हम लोग सीखने आए हैं, हम लोग अपने डाउट्स क्लियर करने आए हैं। तो बिंदास पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन सिली क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर है। ओके। तो देखो अभी सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वाई शुड वी लर्न एक्सेल। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा था ना आप लोगों को, कि आपको एक्सेल लर्न क्यों करना है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने आंसर क्या क्या किए थे। डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बनाना है इसके लिए, ओके। और प्योर चार्ट। ओके, वी डैशबोर्ड लुकअप। बनाना सीखना है इसके लिए। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं, टू लर्न हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड्स, पिवट टेबल। ठीक है। वी लुकअप। वो तो खैर फंक्शंस है सारे, वी लुकअप। ठीक है। और और किसी ने बोला कि जॉब स्विच करना है, अगर हमको जॉब स्विच करना है, ठीक है, आईटी में, इसके लिए टू स्विच जॉब, डेटा एनालिसिस। टू स्विच जॉब इन आईटी फील्ड, ओके। और कुछ अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको इस फील्ड में जॉब करना है, इसके लिए टू एंटर इन दिस फील्ड, है ना, टू एंटर इन डेटा एनालिस्ट फील्ड। ठीक है। और क्या रीजन बताए थे, टू लर्न पावर बीआई। ठीक है। पावर बीआई सीखने के लिए आप प्री प्लान कर रहे हो, प्री प्लान, है ना। और क्या रीजंस बताए थे आप लोगों में से, और क्या रीजंस बताए थे आप लोगों में से, इतने ही थे। चलो मैं आपको बताता हूं कि ये जो एप्लीकेशन है ये क्यों सीखना चाहिए। दिस एप्लीकेशन इज इजी टू लर्न। क्या है ये, इजी टू लर्न एप्लीकेशन है। दूसरी चीज ये क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सली यूज्ड एप्लीकेशन।
मैं क्यों बोल रहा हूँ ये यूनिवर्सली यूज्ड एप्लीकेशन? इंडिया में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, यूके में चल रहा है, सब जगह चल रहा है, ऐसा है क्या? तो नहीं, वैसा तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर आप एमआईडीसी में जाओ तो भी एक्सेल का इस्तेमाल होता है, अकाउंट्स के फील्ड में जाओ तो भी एक्सेल का इस्तेमाल होता है, Family किसी list use this बीपीओ में application जाओ based. तो भी एक्सेल का इस्तेमाल, आईटी में जाओ तो भी इस्तेमाल, इंश्योरेंस में जाओ, कोई भी डोमेन में जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, एक्सेल का इस्तेमाल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में होने लगा है। बिना एक्सेल के कोई काम नहीं होता है आजकल। आपने नोटिस किया है ये चीज कभी? यस। तो आपको कोई भी फील्ड में जाने दो आप, मैं सादा बोलता हूँ, अगर आप पीएमओ रोल के लिए जा रहे हो, कौन सा पीएमओ रोल के लिए जा रहे हो किसी आईटी कंपनी में, तो भी आपका एक्सेल आता है कि चेक करते हैं, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट बन गया है अभी एक्सेल। इसीलिए ये यूनिवर्सली यूज्ड एप्लीकेशन है, ठीक है? और ये ऑल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला है, यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज। हाँ, और क्या बताया था आपने ऑनलाइन में? अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ बोला ऑनलाइन में। ओके चलो, मैं डाल देता हूं दूसरी चीज। ये आपके ग्रोथ में काम आने वाली चीज है, टू हेल्प इन योर ग्रोथ। ये कैसे काम आएगी? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आईजेपी निकल गया, आईजेपी निकल गया, अब आईजीपी के अंदर आपको बोला है कि एक्सेल आना चाहिए, तो ही आप ये अटेम्प्ट कर पाओगे आईजीपी। अब आपके पास तो है नहीं, तो आप क्या हो गए, स्टक हो गए वहां पे। उसके बाद आप सीखने आओगे, उसके बाद आप सीखोगे, तब तक अपॉर्चुनिटी क्या हो गया, निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स सीख के रखे आपने, तो आप इजीली कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग वो भी मेंशन कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज, है ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट। और क्या चीज है, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये डेटा एंट्री से लेकर तो डेटा साइंस तक यूज होने वाला एप्लीकेशन है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ डेटा एंट्री से लेकर डेटा साइंस तक यूज होने वाला एप्लीकेशन है? क्योंकि कोई डेटा साइंटिस्ट भी अगर है ना, तो उनको भी एक्सेल की जरूरत पड़ती है। वो भी जब उनका काम करते हैं या उनका काम करा के लेते हैं, तो वो सारा काम जो है ना, बैकग्राउंड में एक्सेल के ऊपर होता है। जो भी उनका डेटा बना के देना होता है वो एक्सेल में बनता है। बाद में इसका प्रोसेसिंग होता है, अलग बात है, लेकिन ये चीज डेटा साइंस में भी यूज की जाने वाला टूल है। ये क्लियर है सभी को? एनी डाउट? डन। ओके। तीसरी चीज और क्या है इसके अंदर, आप क्या बना सकते हो डेटा को, कन्वर्ट डेटा, कन्वर्ट योर डेटा इनटू प्रेजेंटेबल मोड। आप आपके डेटा को कन्वर्ट करके क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेबल मोड में ला सकते हो। कि इमेजिन करो एक डेटा है एक एक्सेल के अंदर, और एक समराइज्ड व्यू दिया है आपने, तो ज्यादा चीज क्या समझ में आएगी, डेटा या समराइज्ड व्यू? जैसे डेटा को समराइज समराइज व्यू। करते हैं ना, अभी आपका एक डेटा है जो 2 लाख रो आइटम का डेटा है, ठीक है, लेकिन उसमें से समराइज में कुछ समझ में समरी आएगा। निकाल के देनी है। जैसे आपके आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कौन से टीम में कितने लोग हैं, ये समराइज्ड व्यू हुआ। तो वो डेटा देखकर जल्दी समझ में आएगा कि समराइज्ड व्यू देखकर जल्दी समझ में आएगा? समराइज व्यू। समराइज। समराइज्ड व्यू। उसके अंदर ये हेल्प करेगा आपकी, आपका ये ऑटोमेशन का काम करेगा, जो आपके डे टू डे लाइफ में, जो आपके रिपीटेटिव टास्क है, इसको ये क्या करेगा, ऑटोमेट पर लाएगा। ऑटोमेट करेगा। अब ऑटोमेट करेगा तो क्या होगा, डेली का जो टास्क है वो कम हो जाएगा। डेली का टास्क कम हो जाएगा, तो आपका क्या सेव होगा, टाइम। एफिशिएंसी। Time. टाइम सेविंग। एफिशिएंसी आएगा।
रिडक्शन इन एफिशिएंसी बढ़ेगा रेपिटेटिव आपका, एक ही काम एफिशिएंसी बार बार नहीं बढ़ेगा, करना। एक्यूरेसी बढ़ जाएगा आपका। हाँ, और क्या पॉइंट बोला आपने? मैन रिडक्शन पावर कम रेपिटेटिव होगा। टास्क, वन वन बाय वन, वन बाय वन। रिडक्शन इन रेपिटेटिव टास्क, रिडक्शन इन रिपीटेटिव टास्क, जो ऑटोमेशन से होगा, जिससे टाइम सेव होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। और एफटी एफटी बचेगा। एफटी बचेगा, एफटी रिडक्शन। ठीक है, एफटी रिडक्शन होगा तो इसमें फायदा है कि नुकसान है? कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग्स, यस, फायदा ही है। इसमें कॉस्ट सेविंग किसका का हमें फायदा नहीं है, सोचना। आपका कि कंपनी वो कंपनी हमें का? नहीं सोचना। कंपनी का। कंपनी का फायदा है। वो हमको नहीं सोचना। ओके, लेकिन आपको पता है क्या, इसमें आपका भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। और नुकसान किन लोगों को है पता है? जो नहीं सीख रहे। जो नहीं सीख रहे उनका। सीधी बात है। अगर आप नहीं सीखोगे तो कोई और सीखेगा, कोई और सीखेगा, कोई और आके ऑटोमेशन करेगा, कोई और आके वो पोजीशन ले लेगा, और आपका जॉब चला जाएगा। तो बेटर क्या है? सीख लो। आप सीख लो। तो सीधी बात है ना? देखो, दूसरी चीज, एक चीज याद रखना, कभी भी ये मत सोचना कि ये एक चीज आप सीखोगे, इसको आप इंप्लीमेंट करोगे तो एफटी रिडक्शन होगा, आपके कलीग्स का जॉब चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। याद रखना, जब भी आपका कोई आप ऑटोमेशन करते हो, कोई चीज आप ऐसी करते हो जिससे कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, तो जब कंपनी को बेनिफिट होता है ना, तो आपका काम बढ़ता है, आपका काम कम नहीं होता। कैसे काम बढ़ता है? आपके पास नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, दूसरी कंपनियां अप्रोच करती है, अच्छा आपने ये ऑटोमेशन किया, आपने ये अच्छा काम किया, तो हमारे पास भी सिमिलर टाइप का काम है, ये भी काम हम आपको देंगे। तो जो आपके टीम के अंदर टीम साइज आपका कम हो गया है, और जो बचे हुए लोग हैं उनको निकालने से वो दूसरी टीम में मूव कर देंगे, तो काम बढ़ेगा डेफिनेटली। ऐसा बहुत रेयर सिनेरियो होता है जब काम कुछ भी नहीं है और लोगों को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे कभी भी ये मत सोचना कि आप ऐसा करने जाओगे तो क्या होगा, आपका जॉब जाएगा या कि आपके फ्रेंड्स का जॉब जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो डोंट वरी, लेकिन आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है। आपके फ्रेंड के पास भी स्किल रहेगा तो उसका भी जॉब नहीं जाएगा, है ना? तो ये बात है। और क्या चीजें हो सकती है? आपने एक्सेल क्यों सीखना चाहिए? जब आप एक्सेल सीखोगे तो आप क्या बनोगे? मोर एम्प्लॉयबल, मोर एम्प्लॉयबल। अगर आपके टीम में से, जैसे हमने डिस्कस किया, आपके टीम में से अगर किसी को निकालने का टाइम आता है तो किसको निकालेंगे? जिसके पास स्किल्स है उसको निकालेंगे, क्या जिसके पास स्किल्स नहीं है उसको निकालेंगे? जिसके पास स्किल नहीं है ये उसको निकालेंगे, है ना? तो बेटर है ना कि स्किल सीख लो। और अभी तो जैसे एआई का जमाना चल रहा है, सभी को पता होगा ना कि जॉब कट्स हो रहे हैं, कई बार न्यूज़ सुनने मिल रही है। तो अपने पास स्किल हुआ तो हम लोगों का जॉब क्या होगा, बचेगा कि जाएगा? तो अपने पास बचे। स्किल होना कभी भी बचेगा। अच्छी बात है ना? ओके, तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखे कि हमको एक्सेल क्यों सीखना चाहिए। ओके, अभी हम लोग देखते हैं ना कि अब ये जो कोर्स कंटेंट है, ये जो कोर्स है, इसमें क्या कंटेंट है, ये कोर्स का कंटेंट क्या है, तो हम लोग ये एक बार चेक करते हैं। लेकिन ये चेक करने के पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही है, मुझे ये जानना जरूरी है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सीखना चाह रहे हो। जैसे आपने ऑनलाइन में बताया मुझे वीलुकअप सीखना है, मुझे पिवट टेबल सीखना है, मुझे चार्ट सीखना है ना, मुझे डैशबोर्ड सीखना है। ऐसा आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि क्या क्या आपको सीखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे वो पॉइंट्स मेंशन करते हैं। तो क्या लगता है ये कोर्स कंटेंट में क्या क्या होगा? कम ऑन स्पीक अप। ये वो वाला फॉर्मूलाज, क्लास नहीं है कि डिवाइड, जहाँ पे सिर्फ ट्रेनर बात करेगा और आप लोग बात नहीं करोगे। ये अपना फॉर्मूलाज, इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, तो आप भी बात करोगे, मैं भी बात करूंगा, ऐसे ही करके सीखने वाले हैं हम। ठीक है? Sir, basic formulas, ओके, functions, तो आप बोल रहे then हो yeah, बेसिक फॉर्मूलाज, functions, फंक्शंस, और पिवट, pivot tables, charts, पिवट टेबल, charts, चार्ट्स, how to create dashboards, हाउ टू क्रिएट डैशबोर्ड, then uh, presenting views, sir. अगर present करते हैं तो किस तरह से presentation डेटा करना चाहिए, समराइजेशन। data summarization, हम्म, then power queries, पावर क्वेरी। ओके, yeah. पावर क्वेरी क्या कंसेप्ट होता है, पता है आपको?
सर बिल्कुल नहीं, सॉरी। ओके चलो, अभी और कुछ पॉइंट्स ऐड करने के आपके इसमें? नहीं बस। जी खालिद, पावर अच्छा क्वेरी सर नो सम आपका डेमो आपका ये नहीं हो रहा था ना? बैठ जाओ बैठ जाओ। आप पास में रहते हो क्या? तो आप वहां से आ गए? तो आप कनेक्ट कर रहे थे तभी आप घर पे थे, या आप ट्रैवलिंग में थे? ओके ओके ओके, चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो देखो अभी हम लोग ऑनलाइन में जो एक वॉइस नहीं आ रही थी हमको खालिद की, है ना? हम्म, तो खालिद खुद यहाँ पे आ गए ऑफलाइन में। तो मैं वही सोच रहा था कि अभी वो पिंपरी से आए बोल रहे, तो मैं सोचा अभी तो आवाज नहीं आ रही थी, तो ये घर पे थे और अभी इतनी जल्दी कैसे क्या आ गए? तो आप ट्रैवलिंग में थे, ओके ठीक है चलो। तो खालिद हम लोग जो है ना, लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा अभी, क्योंकि हम ये कंटिन्यूएशन में ना, तो इसमें अभी अभी तक आप कनेक्टेड थे ना? कहाँ पे आप सर डिस्कनेक्ट किया था आपने? सर आई थिंक वी हैव टू खालिद। अच्छा वी हैव टू खालिद। आप अच्छा आपने ऑनलाइन कनेक्ट किया था क्या? नहीं किया, अच्छा तो फिर अपने पास दो खालिद है। ऐसा होता है। मेरे एक क्लास में स्टूडेंट है आ, चेतन गायकवाड़। चेतन गायकवाड़, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दो स्टूडेंट है तो मिडिल नेम से आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम लोग फिर उनको मिडिल नेम से पुकारते थे। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, तो अपने पास एक खालिद अभी यहाँ पे ऑफलाइन में, एक खालिद ऑनलाइन में। ओके चलो, तो खालिद वेलकम। हम लोग आपका इंट्रोडक्शन बाद में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे और ये जो भी चीज आपकी मिस हो गई है ना, ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो और कोई पॉइंट्स ऐड करना है क्या आपको यहाँ पे इस कंटेंट में? मैक्रो। मैक्रोस, ओके। और काउंट इफ सम इफ सर। काउंट इफ, सम इफ, ओके। ये तो अपने ऊपर फंक्शंस मेंशन किए ना, हाँ उसके अंदर आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। और वीबीए नहीं ना सर, इसमें वीबीए का भी यूज VBA, होता है क्या ओके। एक्सेल में? VBA, हम लोग VBA के ऊपर और हम लोग पावर क्वेरी के ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर कॉमन में। एक्सेल शीट, कॉमन एक्सेल शीट रखते हो उसको क्या हो? हाँ हाँ, कॉमन एक्सेल शीट मतलब टीम, एवरी टीम कैन एंटर द डेटा एंड शेयरिंग, ओके ओके। शेयरिंग वाली बात कर रहे हो आप? यस। एक्सेल, शेयर पॉइंट, ठीक है। एसक्यूएल। और क्या बोला आपने? एसक्यूएल। SQL, ओके। इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। और अपना एक्सेल का कंटेंट बताओ आप, एक्सेल के कंटेंट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? चलो, कुछ पॉइंट्स आपने बता दिए, कुछ पॉइंट्स मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं। तो कुछ पॉइंट्स ऐड करने के पहले मैं ये तीन चीज यहां से निकाल दूंगा, ठीक है। ये तीन चीज यहां से निकाल दूंगा। क्यों निकालूंगा? क्योंकि ये क्या है, ऑल टुगेदर एक अलग कोर्सेस है। क्या है? पावर क्वेरी, पावर पिवट का एक अलग कोर्स है, VBA का एक अलग कोर्स है जो ऑटोमेशन के अंदर काम आता है, ठीक है। और SQL का एक अलग कोर्स है। तो ये तीनों कोर्स अलग अलग है। ये चीजें इसके अंदर हम लोग नहीं सीखने वाले। हाँ, जो VBA की बात हुई, VBA का कुछ पार्ट हम लोग इसमें सीखेंगे जिसको बोलते हैं मैक्रोज। लेकिन कौन से मैक्रोज? कौन से मैक्रोज? रिकॉर्डिंग मैक्रोज। रिकॉर्डिंग मैक्रोज हम लोग सीखेंगे। और रिकॉर्डिंग मैक्रोज करने के बाद आप इतना कुछ कर सकते हो। हमारे कंपनी में कुछ बंदों ने ना येलो बेल्ट कर दिए थे रिकॉर्डिंग मैक्रो पे, क्वालिटी के, ठीक है। 50-50, 60-60 प्रोजेक्ट कर दिए थे रिकॉर्डिंग मैक्रो पे। सिर्फ वो सीखने के बाद आपको अप्लाई जब करोगे ना, तो आपके लॉजिकली बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए कि आप उसको अप्लाई कर सको। सीख तो लिया, A to Z सीख लिया हमने, स्पेलिंग कैसी फॉर्म करनी है वो आ रही नहीं है आपको, तो क्या करना है फिर? लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। तो लॉजिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। आपके वर्क एनवायरनमेंट में यहाँ पे जो चीज हम सीख रहे हैं उसको वहां पे हम फिट कैसे करें, ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपका। और ये लॉजिक आपको आपके डेटा से आएगा, यहाँ से तो आपको सीखने मिलेगा,
वी लुकअप कैसे इस्तेमाल होता है ये सीखने मिलेगा, लेकिन आपके डेटा पे इस्तेमाल कैसे करोगे आप, वो तो आपको करके देखना पड़ेगा ना। Data analysis. क्योंकि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम सैंपल डेटा पे करेंगे। आपका प्रैक्टिकल डेटा है, वो प्रैक्टिकल डेटा पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है। लेकिन वी लुकअप यहाँ पे जो काम करेगा वही काम आपके ऑफिस में भी करने वाला है। तो जो स्किल्स होते हैं ये ऐसे होते हैं, एक बार स्किल सीख जाओ, सब जगह सेम स्किल आप यूज कर सकते हो। सिर्फ क्या रहेगा, डोमेन अलग हो सकता है, कोई इंश्योरेंस का डेटा रहेगा, कोई बैंकिंग का डेटा रहेगा, कोई एचआर का डेटा रहेगा, कोई एडमिन का डेटा रहेगा, डेटा अलग अलग रहेगा। वी लुकअप सब में सेम काम करेगा। तो आप क्या सीखने वाले हो, स्किल, वी लुकअप, पिवट, चार्ट, ये सीखने वाले हो। अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, ऑल डोमेन, सब जगह सेम काम करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है इसके ऑल टुगेदर अपने अलग कोर्स है। तो इसको मैं यहां से क्या करूंगा, मैं निकाल दूंगा। ठीक है, या तो मैं निकालता नहीं हूं यहाँ पे, इसको क्या करता हूं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखता हूं। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हमने ये इसके ऊपर क्या डिस्कस किया था, है ना। दीज आर सेपरेट कोर्सेस। ठीक है, ओके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गुड। और क्या चीज ऐड अप करना चाहोगे आप। MIS report और data segregation. डेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा क्लीनिंग एक्टिविटी, जो डेटा सेग्रीगेशन की बात आपने की ना, डेटा क्लीनिंग एक्टिविटी। Yes, sir. ओके, और सर चलो, MIS report. MIS. एमआईएस रिपोर्ट, तो हम तो रिपोर्ट की बात करने वाले हैं ना। सारा काम एक्सेल पे होता है तो रिपोर्ट का होता है, तो रिपोर्टिंग की बात होगी। ठीक है, चलो अभी है ना, ये कंटेंट में मैं और कुछ कंटेंट ऐड करूं, उसके पहले हमको एक चीज ये समझनी जरूरी कि ये जो कंटेंट हम सीखने वाले हैं ये क्यों सीखने वाले हैं, ये समझना जरूरी है ना। जैसे हमने ये समझ लिया कि एक्सेल क्यों सीखना है, तो ये सारे रीजंस है। अब ये सारे कंटेंट हम जो सीखेंगे ये सीख के हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका पर्पस क्या है ये सीखने का, ये सीखा क्यों जा रहा है, ये सीखने से क्या होगा। न्यू स्किल होगी, आपका फायदा है, स्किल सीख रहे हो आप, आपका फायदा। कंपनी का क्या फायदा है, कंपनी को क्या फायदा है इससे, आपके स्किल से डेटा क्लियर करके मिलेगा। तो क्या मतलब डेटा क्लियर करने से थोड़ी उनका पर्पस सॉल्व होगा। इसका एंड मोटो क्या है, ये डेटा, ये चीजें सीखना, डेटा पे काम करना, इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या No, हेल्प करता the है। accurate data and minimum time में reports presentable एक्यूरेट होगा डेटा इससे बनता है, सीखने से. मिनिमम टाइम में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी बात हुई, Yes, आप sir. जो काम कर रहे हो उसकी बात हुई। कंपनी को क्या फायदा है, और कंपनी को इसका इस्तेमाल क्या है, इतने कंपनी जो अंडरस्टैंड जो Basically. कंपनी क्या। कंपनी अंडरस्टैंड द सर के एग्जैक्ट, अगर मैन्युफैक्चरिंग का देखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग डोमेन से, तो सेल्स कितना हो रहा है, कौन से सेल्स कितना डिवीजन हो में रहा हो है रहा ये है, जानने के लिए, या कौन से डिवीजन में हो रहा है, या फिर कौन से अगर कोई डिवीजन में प्रोडक्ट कितना लैक, सेल्स हो रहा है, करेक्ट। कोई और कोई प्रोडक्ट लैक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या ओके, फिर अगर दूसरी और तरीके से देखा जाए तो अगर एफटी का भी काउंट देखा जाए तो कौन से टीम में कितने एफटी चाहिए और कितनी कौन से टीम में रिक्वायरमेंट है, कितने वो भी ये एफटी चेक कर चाहिए, सकते हैं। कितना रिक्वायरमेंट है, ये जानने के लिए। तो यस। ओवरऑल लेवल पे ये जो चीजें जान रहे हैं, ये जान के उनको क्या मिलेगा, क्या कर सकते हो ये जान के। चलो लॉस जान लिया कितने एम्प्लॉयज लॉस है अपनी कंपनी में, 1000 एम्प्लॉय, ठीक है जान लिया, तो क्या लॉस कम हो सकता है ना। प्रॉफिट और लॉस समझ में आएगा। लेकिन इसका मेन मोटो क्या है मैं आपको बता रहा हूं, इनका मेन मोटो रिपोर्ट्स बना के लेना है डिसीजन मेकिंग। क्या है, डिसीजन मेकिंग, राइट। डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये सारी चीजें तो आ रही है, लेकिन उससे होता क्या है, मेरे कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, 1000 एम्प्लॉयज है, तो क्या। जरूरत लेकिन रहेगी मेरे को उतनी। डिसीजन अगर बनाना है कि सही में क्या मेरे कंपनी में 1000 लोगों की जरूरत है, हाँ या ना। अगर हाँ तो ठीक है, ना तो 1000 लोग क्यों है,
800 क्यों नहीं है? और अगर 1000 है तो मैं 800 में क्यों नहीं करवा के लूं वो काम? अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? तो आपका रिपोर्टिंग बनाएगा आपके पास 1000 प्रोडक्ट अवेलेबल है, 1000 में से ज्यादा रिक्वायरमेंट कौन से प्रोडक्ट की आती है? ये प्रोडक्ट की आती है, तो मैं डिसीजन बनाऊंगा ये प्रोडक्ट ज्यादा अपने स्टोर में होना चाहिए, है ना? तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, डिपेंड अपने रिपोर्टिंग के ऊपर। जो हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो डेटा हम प्रेजेंट करते हैं, ये डेटा प्रेजेंट करने के बाद जो लीडरशिप का काम होता है वो रिपोर्ट को देखकर होता है डिसीजन मेकिंग। अभी आप इमेजिन करो 1 मिनट के लिए कि आप अंबानी हो, आपके पास ऐसे ही एक रिपोर्ट आ गया जिसके अंदर बता रहा है कि आज का सेल्स इतना हुआ है, ठीक है, आज का टोटल इनकम इतना हुआ है, तो आप क्या देखना चाहोगे एज ए लीडर? कौन से बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ है ना? और फिर आप क्या देखोगे, कौन से बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और कौन से बिजनेस में कम प्रॉफिट हुआ है। अगर कम प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, आप डिसीजन बनाओगे। वहां पे मैनेजर खराब है, मैनेजर रिप्लेस कर दो, दूसरा मैनेजर लेके आओ। वहां पे स्टाफ कम है, स्टाफ बढ़ा दो। वहां पे स्किल कम है लोगों के पास, स्किल बढ़ा दो, है ना? ऐसा ये प्रोडक्शन बिजनेस का क्या क्वालिटी कर रहा बताओ। है, जो यहाँ पे बिजनेस ज्यादा हो रहा है, सेल्स ज्यादा हो रहा है, वहां पे नहीं हो रहा है, तो आप क्रॉस चेक करोगे। तो ये सारी क्या है, डिसीजन मेकिंग है। और ये डिसीजन मेकिंग के लिए हम ये रिपोर्ट बनाते हैं। अभी क्लियर है? क्योंकि देखो कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसके पीछे पर्पस पता होना बहुत जरूरी है ना? सीआईडी में भी क्या बोलते हैं, खून हुआ है, कुछ तो गड़बड़े दया, है ना? लेकिन वो खून क्यों किया है, उसका मोटिव क्या है, वो खून करने का रीजन क्या है, वो भी तो जानते हैं। मेन तो वही ढूंढना रहता है उनको। और जो क्लू मिलते हैं, वो रिपोर्टिंग हम जो कर रहे हैं, ये सारी क्या है, हमारे क्लू है। और वो ये सारे क्लू देखकर डिसीजन बनाने वाले हैं, है ना? तो उसी तरह जब रिपोर्ट हम बनाते हैं तो इसका पर्पस हमको पता होना चाहिए, भले आप कोई भी फील्ड में हो। जैसे मैं अभी रिसोर्स मैनेजमेंट में हूँ, एचआर ऑपरेशंस देखता हूँ, तो मेरे मेरे रोल में अगर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ एचआर का, तो क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कितने लोगों को रिक्रूट करना है, कौन से स्किल वाले लोगों को रिक्रूट करना है ना? कितने ऐसे क्लाइंट्स है जिनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कितने ऐसे क्लाइंट है जिनको आराम से दिया तो भी चलेगा, कितने ऐसे क्लाइंट है जो ज्यादा पैकेज देने को भी तैयार है लेकिन अर्जेंट एम्प्लॉय चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड जो हम लोग रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, है ना? तो कोई भी डोमेन में आप जाओ तो रिपोर्टिंग काम आने वाला है। आपको पता है अभी का टाइम ऐसा चल रहा है ना कि डेटा इतना इतना डेटा बढ़ गया है इंडस्ट्री में कि डेटा मैनेज करने वाले लोग कम गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले बड़े बड़े कंपनियों में डेटा होता था, सिर्फ कहां पे, बड़े बड़े कंपनियों में डेटा होता था। अभी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाओ, मतलब एकदम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक छोटे से शॉप में चले जाओ, वो भी उसके दुकान के अंदर इन्वेंट्री क्या है ना, वो एक्सेल में डाल के देखता है, इतना माल है इतना नहीं है। पहले वो बुक रखते थे ना, पहले मेडिकल में क्या होता था, बुक रखते थे, बुक के ऊपर लिखते थे ये स्टॉक है ये स्टॉक नहीं है। अभी क्या है सिस्टम में, कैसे, डेटा। तो हर एक बड़े कंपनी से लेके छोटे कंपनी तक डेटा सब जगह फैल गया है और ये काम करने वाले लोग कम है। पहले आप जाते थे विजय सेल्स में, विजय सेल्स में कहां था डेटा, कुछ नहीं था। आप विजय सेल्स के डेटा पे काम करोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। और मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, जो लोग बिगनर्स है, जो लोग ये इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, अगर आपको कहीं पे कुछ सीखना है तो ऐसे ऐसे स्टोर में काम करो ना जहां पे बहुत काम है। सीरियसली बता रहा हूं, बहुत काम है। क्यों मालूम है? आपको जो है ना, हर एक तरीके का काम करने मिलेगा, हर एक तरीके का डेटा मिलेगा। भले आपका 9 घंटे का शिफ्ट रहेगा, वो 14 घंटे का हो जाएगा लेकिन जब आप वहां पे काम करके निकलोगे ना 6 महीने बाद, उसके बाद आपको लगेगा कि आप किंग वाली लाइफ जी रहे हो। क्यों मालूम है? क्योंकि आप इतना कुछ सीख के निकलोगे वहां से, इतना डेटा पे काम करके निकलोगे कि दूसरी जगह के सब जगह डेटा आपको फीके लगेंगे। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि डेटा ऐसे ही होता है, जितना ज्यादा डेटा रहेगा, जितना ज्यादा काम करोगे, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन एक ही चीज है उसके लिए, उसको समझ के करना, उसका पर्पस जानना। आजकल इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जो रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं पता नहीं। उनको बोला है ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, बस वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं।
तो क्या मतलब है? अगर आपको पता ही नहीं आपका क्या, आप क्या काम कर रहे हो, तो वो सीख के या वो काम करके क्या फायदा है? जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी में अगर काम कर रहा है और आपको किसी ने पूछा कि आप इंश्योरेंस क्यों निकाल के देते हो लोगों को, तो जो आपके मरने से स्टार्ट करेगा तो आपके अगली पीढ़ी के जिंदा होने तक सब बता देगा आपको, क्योंकि उसको पता है वो क्या कर रहा है। अगर उसको पता ही नहीं होता तो वो क्या बोलेगा, नहीं मेरे को कंपनी ने बोला है आपका इंश्योरेंस निकालने, मैं आपका इंश्योरेंस निकाल रहा हूँ, चलेगा आपको? है ना? तो क्योंकि उसके पीछे का पर्पस जानना जरूरी है, तो ये अपना पर्पस है कि जो अपनी लीडरशिप टीम है, जो ओनर्स रहते हैं कंपनी के, सीईओज रहते हैं, मैनेजर्स रहते हैं, इनको डिसीजन मेकिंग के अंदर अपने रिपोर्ट्स हेल्प करते हैं। अभी क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके। अभी देखो जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे बताए, जिसमें आपने बोला बेसिक फॉर्मूलाज फंक्शंस, ओके, पिवट टेबल सीखेंगे, चार्ट सीखेंगे, चार्ट्स के साथ साथ हम लोग डायनामिक चार्ट सीखेंगे, सिर्फ चार्ट्स नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डायनामिक चार्ट्स। पिवट टेबल सीखेंगे, फंक्शंस, हम फंक्शंस नहीं सीखेंगे सिर्फ, हम लोग डायनेमिक फंक्शन सीखेंगे। ओके, एक और कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूं यहाँ पे। जब आपने बोला ना बेसिक फॉर्मूलाज और फंक्शंस, तो इसके बीच में का अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, पता है आपको? फॉर्मूला और फंक्शन में क्या फर्क है? किसने बोला था ऑनलाइन में? ऑनलाइन में फॉर्मूला इज सर फॉर्मूला इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फंक्शंस, यानी कि बेसिक स्टेप्स फंक्शंस से। फॉर्मूला इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फंक्शन, नहीं। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप फॉर्मूला बोलोगे तो इसका मतलब यह होता है कि आप खुद बना रहे हो, कोई चीज आप खुद बना रहे हो, और फंक्शन मतलब पहले से बना के रखी है, आप यूज कर रहे हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर्मूला मतलब क्या? जो आप खुद बना रहे हो आपका लॉजिक इस्तेमाल करके, और फंक्शन वो है जो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उसको आप यूज कर रहे हो सिर्फ। जैसे अगर मैं आपको यहां पे बोलूं कि यहां पे कुछ वैल्यू है और यहां पे आपको क्या करना है, इसका एडिशन करना है, एडिशन, तो आप कैसे करोगे? जैसे आप बोलते हो कि दिस प्लस दिस, तो यहां पे हमने क्या किया? फॉर्मूला। हमने अपना कुछ लॉजिक यूज किया ना कि भाई ये प्लस ये करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा। लेकिन ये सेम चीज है और यहां पे मैं ऐसे सम करता हूं, तो क्या है? फंक्शन। ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल ने बना के रखा हुआ फंक्शन है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? लॉजिक यूज खुद किया। से उसका खुद लॉजिक बनाई। बिल्ड किया। अब ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। उसी तरह से है ना, एक्सेल में क्या होता है मालूम है? कि मान लो कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है ऐसा, ये यूज करके आंसर नहीं आ रहा है, ये यूज करके आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में डालते हो, तीसरे फंक्शन में डालते हो, चौथे फंक्शन में डालते हो और फिर आंसर लाते हो। तो वो जो फंक्शन 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 मिक्स करके जो बनेगा, वो आपने क्या बनाया है? फॉर्मूला। फॉर्मूला। और जो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं ना, वो क्या है? ये फंक्शंस। फंक्शन। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है क्या, हम लोग पेंट की दुकान में जाते हैं, पेंट की दुकान में, तो हमको एक कलर चाहिए होता है, एक कलर, लेकिन वो कलर इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या करते पेंट वाले? मिक्स बना के करके देते बना। हैं ना, मिक्स करके देते हैं। तो मिक्स जो करते हो क्या करते हो? फॉर्मूला करते हो, फॉर्मूला बनाते हैं, और जो रेडी होने के बाद जो आता है ना, वो क्या, या ऑलरेडी जो कलर बना बनाया रहता है उठाओ और दे दो, वो क्या है? एक बना बनाया चीज है, फंक्शन है वो। समझ रहे? थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल जो देता हूं ना ऐसे, ताकि आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओ। ठीक है? तो उसी तरह ये फॉर्मूलाज और फंक्शंस में डिफरेंस है। लेकिन कभी भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू को जाओगे तो फॉर्मूला ये वर्ड इस्तेमाल मत करना, आप फंक्शन बोलना, फंक्शन। ठीक है? क्योंकि फॉर्मूलाज जो है ना, इसका इस्तेमाल कम होता है। आप खुद से लॉजिक बिल्ड करोगे और बनाओगे, वो कम होता है। लेकिन फंक्शंस यूज करके आप कोई फॉर्मूला बनाओगे ना, ये होता है। तो हमेशा फंक्शंस का इस्तेमाल करो, फंक्शंस ये टर्म यूज करो, फॉर्मूलाज ये टर्म यूज मत करो। तो ये
फंक्शन और फॉर्मूला का डिफरेंस समझ में आया सभी को? ओके। इसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे फिर? इसके बाद हमने क्या देखा? पिवट टेबल। तो ये हो गया फंक्शंस, डायनेमिक फंक्शंस, पिवट टेबल, चार्ट्स, हमने डायनेमिक चार्ट्स बोला, डैशबोर्ड हम सीखेंगे, डेटा समराइजेशन सीखेंगे, मैक्रोस सीखेंगे, ये तो अपने फंक्शन में जाएगा। एक्सेल शेयर पॉइंट, अभी ये एक्सेल शेयर पॉइंट की जो बात की ना, ये क्या है? शेयरिंग वाला पार्ट है। एक्सेल एक शेयर पॉइंट पे रखा हुआ है, एक यूजर यूज कर रहा है, दूसरा भी यूजर यूज कर रहा है, तीसरा भी यूजर यूज कर रहा है, सब लोग मिलके एक ही फाइल यूज कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं तो डेटा सेव हो रहा है, ठीक है? तो ये वो वाली चीज है। लेकिन अभी एक्सेल शेयरिंग, ये हमको बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टीम्स होना चाहिए, कोई एक लोकेशन होना चाहिए। तो वो अपने पास अवेलेबल है क्या? वो अपने पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बेसिक कंसेप्ट इसका बता दूंगा, डोंट वरी। अगर आप मुझे पूछोगे ना, तो मैं बेसिक कंसेप्ट इसके आपको बता दूंगा, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। हाँ, हम लोग एक्सेल शेयरिंग सीखने वाले हैं, प्रोटेक्शन सीखने वाले हैं, तो उसके अंदर ये मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा क्लीनिंग एक्टिविटी, रिपोर्टिंग, फिर जैसे मैंने बताया प्रोटेक्शन, वर्कशीट प्रोटेक्शन, वर्कबुक प्रोटेक्शन, फिर डेटा टाइप्स हम लोग सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे डेट एंड टाइम कंसेप्ट, ये हम सीखेंगे। और क्या चीजें हैं? और कोई चीजें याद आ रही है क्या आपको? हम लोग Data filter, sorting the स्लाइसर्स data. सीखेंगे, टाइमलाइन सीखेंगे, सर डेटा डेटा फिल्टर। क्या बोला आपने? डेटा data Filter. visualization is a part of data cleaning activity. विजुअलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग Data, एक्टिविटी? नो, yes, no, okay. विजुअलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ डैशबोर्ड। Dashboard, okay. विजुअलाइजेशन इज पार्ट ऑफ डैशबोर्ड, ठीक है? चलो यहाँ पे वो भी डाल देते हैं, क्योंकि ऊपर डैशबोर्ड तो मेंशन किया ही है, क्योंकि आपने बोला ना विजुअलाइजेशन, तो ये भी डाल देते हैं। और क्या है? वी विल लर्न डेटा हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल द डेटा। और क्या चीजें आपके दिमाग में आ रही है? और है कुछ चीज जो आपके दिमाग में आ रही है? हम लोग लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग ये बोल सकते हैं। लॉजिक को किस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है, हम लोग वो सीखेंगे। और आप में से और Sir, कोई कुछ grouping, पॉइंट बोलना ungrouping, चाहेगा? grouping, हाँ हाँ। sir, grouping, ग्रुपिंग, grouping, ungrouping. ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, हम लोग सब टोटल सीखेंगे। और क्या पॉइंट्स है? और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर हम लोग नोट कर रहे हैं, जो आपने बोला, जो मैं ऐड कर रहा हूं। और ऐसे इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, वेरियस वेरियस लुकअप्स, ठीक है? ये अपने फंक्शन का ही पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और और क्या चीज है जो आपको लगता है कि ये सीखनी चाहिए या इसमें होनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स है। Rack status like coloring, code coloring, वो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, coloring वाला भी. Okay. कलरिंग वाला, ठीक है? So data consolidation, डेटा data कंसोलिडेशन, consolidate, ओके। validation, data validation. हाँ, डेटा वैलिडेशन, डेटा कंसोलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। तो डेटा कंसोलिडेशन में क्या होता है, किसी को पता है क्या? आप बताओगे डेटा कंसोलिडेशन में क्या होता है? Combine, merge करना data, वो तो डेटा को पता नहीं मर्ज किया पर करना, merge. ओके। डेटा को मर्ज करना, डेटा कंसोलिडेशन, डेटा को कंसोलिडेट करना, मर्ज करना। ये जो पार्ट है ना, ये अपने पावर क्वेरी में आता है। कहाँ पे आता है? पावर
क्वेरी में आता है। पावर क्वेरी में डेटा कंसोलिडेशन के सारे काम होते हैं। और ये काम को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? जो भी डेटा क्लीनिंग का काम होता है पावर क्वेरी में, इसको क्या बोला जाता है पता है आपको? हाय अभिजीत। उसको बोला जाता है ETL। क्या बोलते हैं उसको? ETL। और मार्केट में इसकी जॉब से मालूम है आपको? ETL एनालिस्ट, ETL इंजीनियर, ऐसे अलग अलग नाम देते कंपनीज। अब क्योंकि मैं रिसोर्स मैनेजमेंट में हूँ तो मुझे पता है कि ये नाम अलग अलग देते हैं, काम अंदर सब एक्सेल पे ही चल रहा है। ठीक है, तो नाम देखकर सोचना नहीं है उसके अंदर इंजीनियर वर्ड यूज किया है। आई एम नॉट ए इंजीनियर। बट ETL का फुल मैं फॉर्म आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ लेकिन मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप बीकॉम ग्रेजुएट हो आईटी कंपनी में काम कर सकते हैं क्या, जा सकते हैं क्या, हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास स्किल होने चाहिए। स्किल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ETL का फुल फॉर्म क्या है लेकिन? ETL का फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ये इसका फुल फॉर्म होता है कि आप कहीं से डेटा एक्सट्रैक्ट करो। तो ये मैंने डेटा कंसोलिडेशन का पार्ट इसमें क्यों बोला? डेटा कंसोलिडेशन में क्या करते हैं, कहीं से डेटा पिकअप करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब उसको कंबाइन करते हैं, उसके अंदर जो भी एक्टिविटी करनी है वो करते हैं, और फिर लोड करते हैं फाइनल कट डेटा का। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ETL। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, उसके ऊपर काम करके लोड, फाइनल आउटपुट क्या रहेगा उसको लोड कर दो। इसके लिए इसको बोला जाता है ETL प्रोसेस। ठीक है, चलो। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स। और कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज है इसमें? आपके साइड से कुछ क्वेश्चंस है? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे हो। क्वेश्चंस आने चाहिए बहुत सारे। तो जो भी सर एक क्वेश्चन है अभी अपना जो टाइमिंग रिलेटेड होगा जो भी आई थिंक 4 और 5 में, तो इसका कैसे मतलब फॉर्मेशन है, हम इसमें कैसे डिवाइड कर रहे हैं काम को, तो कैसे सीखने वाले हैं, लर्निंग सेशन कैसे? अपना जो टाइमिंग है ये कैसे रहेगा, और इसके अंदर हम कैसे कैसे चीजें सीखेंगे। ओके, तो देखो अपना जो क्लास का टाइमिंग है ना, ये अपना टाइमिंग होने वाला है 12:30 बजे से। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आऊंगा डिटेल में यहाँ पे। ये वाले सेशन में जब हम ये लेंगे ना तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या, मुझे बताओ पहले। अच्छा, मुझे बताओ आपको पता है क्या एक्सेल, एक्सेल के कितने सारे वर्जन्स है? डू यू नो हाउ मैनी एक्सेल वर्जन्स आर देयर? एक्सेल के वर्जन के बारे में पता है आपको? एक्सटेंशन के बारे में, एक्सटेंशन क्या होता है पता है आपको? No, ओके, no. तो देखो मैं बता देता हूँ। एक्सेल का वर्जन क्या होता है और एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेल का वर्जन क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ना कि आपका एक्सेल का वर्जन है 2007, 2010, 7 है टोटल। 1997, 97, 97, 2003। ये कहाँ पता चलता है? ये पता चलता है देखो यहाँ पे। अब जब ये फोल्डर पे जाओगे ना तो यहाँ पे ये कौन सा वर्जन है, ये कैसे पता चलेगा ये कौन सा वर्जन है? तो मेरा ये वर्जन है, ये मेरा वर्जन है ऑफिस 365। कौन सा है? जब आप अपने लैपटॉप पे जाओगे तो आप यहाँ पे जाके चेक करना, फाइल के ऊपर और अकाउंट के ऊपर। तो आपके यहाँ पे किसी के यहाँ पे बताएगा 21, किसी के यहाँ पे बताएगा 19, किसी के यहाँ पे बताएगा 16, किसी के यहाँ पे बताएगा 13, किसी के यहाँ पे बताएगा 10। ठीक है, तो ये सारे एक्सेल के वर्जन्स होते हैं। लेकिन मेरे पास जो वर्जन है ऑफिस 365 का, इसमें और उसमें फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जैसे अपने पास जो वर्जन्स है ये है 97, 2003, फिर 2010,
7, मैं यहीं पे डाल देता हूँ 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021, ये सारे एक्सेल के वर्जन्स है, ठीक है। और एक वर्जन है जिसको बोलते हैं ऑफिस 365, ऑफिस 365। ये जो ये जो वर्जन है ना ऊपर के सारे, ये जो ये ओल्ड वर्जन्स है, और ऑफिस 365 जो है ये न्यू और अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, ये जो है ना ये इंस्टॉल करने वाले वर्जन्स है। क्या है ये? आपको पता है सीडी आती थी पहले, सीडी में डालो इंस्टॉल करके लो वैसा। और ये जो है ना ये ऑनलाइन वर्जन है। क्या है? ऑनलाइन वर्जन। ये चलता है सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स, amazon और कोई ओटीटी चैनल्स जो आप सब्सक्राइब करते हो तो क्या करते हो, महीने का पे करते हो, है ना। वैसा ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होता है, ठीक है। और ये लाइसेंस बेस्ड मॉडल होता है, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। इसका जब आप लाइसेंस लेते हो, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लाइसेंस वर्जन, और ये ऑनलाइन वर्जन। इसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसका आपको पता है कि एक की मिलता है 16 डिजिट का। आप वो डालोगे, इंस्टॉल करोगे, तब आपका ये होगा। ये क्या होता है? ऑनलाइन वर्जन होता है। ऑनलाइन वर्जन का मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन चलेगा क्या, ऐसा नहीं है। आपको माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाओगे ना, तो ये वर्जन को एक बार डाउनलोड करके लेना है। ये और वो सेम दिखते हैं, दिखने में सेम है, काम में अलग है। काम में क्या अलग है? ये मोस्ट अपडेटेड है। कोई भी नया अपडेट आएगा, आज अगर अपडेट आता है, इसके अंदर अपडेट इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाले जो लाइसेंस वर्जन है, एक बार आपने सीडी ले ली फॉर एग्जांपल, उसके अंदर जितनी चीजें अवेलेबल है उतनी अवेलेबल है। उसके बाद जो भी अपडेट आएंगे वो उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो ऑनलाइन वर्जन है ऑफिस 365, अभी कोई अपडेट आ गया, मैंने यहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन आएगा अपडेट करो, मैंने अपडेट कर दिया, नई चीज इनबिल्ड होगी, ठीक है। तो ये एक्सेल के वर्जन की बात है। अब एक्सटेंशन क्या होता है पता है क्या? एक्सटेंशन के अंदर बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे देखो आप यहाँ पे जाते हो ना, फाइल, सेव एज, फाइल फॉर्मेट टाइप। तो ये देखो आप सेव एज टाइप, ये क्या है अभी? एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक। ये सारे क्या है एक्सेल के, ये इसके अंदर इतने सारे फॉर्मेट। फॉर्मेट्स है। लेकिन एक्सेल के फॉर्मेट कितने देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बताया देखो 97 2003 दिख रहा है। ये पुराना वर्जन है, बहुत बहुत पुराना वर्जन। फिर एक्सेल वर्कबुक है, मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक है, बाइनरी वर्कबुक है, और ये 97 2003 वर्कबुक है। तो ये जो मेन जो है ना एक्सेल के अंदर वर्कबुक्स, ये चार है, 1 2 3 4। और एक इसके अंदर आता है ना, वो होता है सीएसवी फॉर्मेट। सीएसवी फॉर्मेट, सीएसवी फॉर्मेट कहाँ पे दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है? After Microsoft Excel. माइक्रोसॉफ्ट एक्स, हाँ ये सीएसवी कॉमा डिलिमिटेड, ये सीएसवी फॉर्मेट, ये भी एक्सेल का ही एक फॉर्मेट होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये आपका जो फॉर्मेट होता है ये आपका फाइल साइज बहुत कम कर देता है। और जो भी डेटा डाउनलोड होता है सीआरएम से, किसी भी टूल पे से, वो सारे के सारे डाउनलोड होते हैं सीएसवी फॉर्मेट में, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कम स्पेस खाता है, डेटा ज्यादा, फाइल साइज कम। वैसे ही एक्सेल वर्कबुक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? एक्सेल वर्कबुक। उसके बाद हमने क्या देखा? एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक, और क्या था चौथा? एक्सेल 97 2003 वर्कबुक, ठीक है। ये चार वर्कबुक्स होते हैं अलग अलग टाइप के, और सीएसवी भी डाल देते हैं हम लोग, कॉमा सेपरेटेड फाइल, सीएसवी, ठीक है।
लेकिन इसका वर्जन CSV आता है एक्सटेंशन, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ये 4 को रखते हैं। ये जो वर्कबुक है ना पुराना वाला, ये अपना एक्सटेंशन इसका आता है XLS। क्या आता है? XLS। ये अभी काफी पुराना है, मतलब ये हार्डली किसी के पास होगा, मतलब सब लोगों के पास नया वाला एक्सेल का वर्जन होता है, ये किसी के पास नहीं होता। अनटिल अनलेस आपके पास पुराना वाला सिस्टम रहेगा, उसके अंदर वो अभी तक इंस्टॉल्ड है पहले वाला ही, तो अदरवाइज नहीं। ये जो होता है ना, ये कॉमनली यूज्ड वर्कबुक है। बाय डिफॉल्ट जो वर्कबुक बनता है ना, वो ये बनता है एक्सेल वर्कबुक, इसका एक्सटेंशन होता है XLSX। मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक का एक्सटेंशन है XLSM। और ये मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक क्यों है? जो भी ऑटोमेशन करना रहेगा तो आपको इसमें अगर आप सेव करोगे, तो आप मैक्रो नहीं बना पाओगे। मैक्रोज अगर बनाने हैं तो आपका फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए? XLSM, यही होना चाहिए। इसके बाद XLSB एक बाइनरी फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं बाइनरी वर्कबुक। ये फाइल टाइप में अगर आपका डेटा सेव करोगे ना आप, तो ये फाइल साइज कम खाता है, फाइल का साइज बहुत कम लेता है। ये फाइल साइज बहुत ज्यादा बताएगा, ये फाइल साइज कम बताएगा आपका। और ये तो अभी पुराना है, तो इसका बहुत मतलब रेयरली यूज है, ठीक है। लेकिन मेजरली यूज कौन सा होता है अपना? बाय डिफॉल्ट XLS X। और अपने पास कौन सा वर्जन होना चाहिए ये ट्रेनिंग के लिए? ऑफिस 365। लेकिन जिसके पास पुराना वर्जन है, इसका मतलब ये है कि वो सीख नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप सीख पाओगे। लेकिन जब भी हम ऐसे कुछ फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे जो सिर्फ ऑफिस 365 में अवेलेबल है, आपके पुराने वाले एक्सेल में नहीं है, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप देखोगे मेरे स्क्रीन पे, समझोगे, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली करके देख नहीं पाओगे। क्लियर है ये सभी को? ओके, आगे बढ़े क्या फिर हम लोग? Yes. ओके, तो अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने तो पूछा था क्लास अपना कैसे होगा, टाइमिंग क्या होगा, कैसे कैसे सेट किया होगा। तो अपना ये जो बैच है ना, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलने वाला है। कैसे? ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे अभी कुछ लोग ऑफलाइन में बैठे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कनेक्ट किए हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। तो इसके अंदर मान लो कभी आपको ऑनलाइन करना है, आपने एनरोल किया है ऑफलाइन के लिए, लेकिन ऑनलाइन करना है, तो आप कर सकते हो। ऑफ ऑनलाइन वाले ऑफलाइन में आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। आप लोग जैसा मर्जी वैसा अटेंड कर सकते हो, लेकिन एक ही कंडीशन है कि अटेंड करना जरूरी है। आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, अटेंड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन चाहिए तो 90% एंड अबव अटेंडेंस होना जरूरी है, ठीक है। मैं आगे आपको यहाँ पे बताऊंगा नीचे। लेकिन अपना क्लास कैसे चलने वाला है? ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। और ऑफलाइन कहाँ पे चलेगा? इसी लोकेशन पे। अपने दो लोकेशन है, एक कैंप ब्रांच है, एक सॉरगेट ब्रांच है। तो अपना ये लोकेशन पे ही रहेगा क्लास। और टाइमिंग क्या रहेगा इसका, वो देखते हैं। ये अपना क्या है? बैच कोड है, AAE013। ये क्या है? अपना बैच कोड है। स्टार्ट कब से हो रहा है? ये स्टार्ट कब से होगा? आज क्या है? 31 अगस्त है, तो अपना ये स्टार्ट होगा 14 सितंबर से। अभी 14 सितंबर से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि देखो आज 31 है, 7 को मेरे ख्याल से कुछ गणपति विसर्जन आ रहा है, 6 और 7 को गणपति विसर्जन रहने वाले हैं। तो मोस्टली लोग अवेलेबल होंगे नहीं होंगे पता नहीं, इसके लिए हम लोग कभी से स्टार्ट कर रहे हैं इसको? 14 से। 14 सितंबर से अपना ये स्टार्ट होगा। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग ये रहेगा संडे एवरी संडे 12:30 टू 3:30, 12:30 टू 3:30, तो 12:30 से 1:30 ढाई 3:30। अब ये जो टाइम है, ये टाइम अपना फिक्स रहता है, लेकिन ये टाइम में वेरिएशन कैसे आएगा अगर आता है तो? आज हम पौने 1 बजे स्टार्ट करेंगे, या आज हम 1 बजे स्टार्ट करेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 बजे स्टार्ट करेंगे, तो 15-20 मिनट का, आधा घंटे का आगे पीछे फर्क होता है। ये सारी चीज है। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसके ऊपर मैं आपको हर वीक में एक मैसेज पोस्ट करूंगा, उसमें वो टाइम मेंशन किया रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है मालूम है क्या? मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ना ये डिविएशन टाइम का। अभी मेरा जो मॉर्निंग का बैच चल रहा है, कभी क्या होता है, कभी कुछ टॉपिक ऐसा चल रहा है
कि जिसको खत्म होने में और 10-15 मिनट लग जाएगा, ठीक है, तो वो क्लास एक्सटेंड हो जाता है। वो क्लास एक्सटेंड हो गया तो आपका टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है। अब होता क्या है, मैं मॉर्निंग में यहाँ पे आता हूँ 8:30 को, तो 8:30 से मेरा पहला बैच खत्म होता है और फिर मैं एक छोटा ब्रेक लेता हूँ खाना खाने के लिए और फिर दूसरा बैच स्टार्ट करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, क्लास खत्म हो गया लेकिन क्वेरीज निकल गए। अब क्वेरी सॉल्व करने में पूरा ब्रेक खत्म हो गया और इमीडिएट आपका बैच स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ ऐसे सिचुएशन में, गिव मी 10 मिनट्स, आई विल ज्वाइन इन 10 मिनट्स, है ना, तो मैं ब्रेक लेके आता हूँ ऐसा। तो वो डिविएशन रहेगा, लेकिन टाइमिंग और डे ये सेम रहेगा, संडे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? ओके, अप्रोक्सीमेट अपना ये जो है ना 4 महीने का कोर्स है। यहाँ पे देखो अभी अप्रोक्सीमेटली इसके लिए डाला है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। जैसे ये 4 महीने इसके लिए बोला है क्योंकि अपना फीस जो है ना कोर्स का 8,000 है, तो पर मंथ 2,000 फीस है, ऐसा पकड़ के ये डिजाइन किया हुआ कोर्स है। लेकिन ये 4 महीने नहीं, 4 महीने से ज्यादा ही ड्यूरेशन लगता है। क्यों? क्योंकि हम डिटेल में चीजें सीखते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस को रिजॉल्व करना हमारा काम है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक चीज सिखा दिया आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने 2 बार बता दिया आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, अब मैं तीसरी बार नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको समझाना, आपको समझना वो चीज, ये मेरा काम है। और कई बार ऐसे होता है कि क्वेरीज के अंदर अपना चीजें जो है ना वो स्लो डाउन हो जाती है, तो अपना क्लास का ड्यूरेशन आगे बढ़ जाता है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है हॉलीडेज। हॉलीडेज, अगर कुछ वीकेंड के ऊपर हॉलीडे आ गया, कुछ फेस्टिवल आ गया, ठीक है, कि आप लोगों ने बोला कि नहीं अभी ये तो फेस्टिवल है, छुट्टी तो चाहिए। अभी जैसे पिछले वीक में रक्षाबंधन हुआ तो स्टूडेंट ने बोला नहीं छुट्टी चाहिए, तो हम लोगों ने छुट्टी ले लिया। अब ये साल ऐसा था, अभी तक का ये साल ऐसा रहा है कि वीकेंड पे ही ज्यादा छुट्टी आ रही है। रक्षाबंधन हो गया, अभी विसर्जन आ गया, उसके पहले और कुछ था। मतलब क्या हो रहा है वीकेंड के ऊपर, तो हमको ये चीज समझना जरूरी है कि हमारे को अपना क्लास आगे बढ़ाना है या अपने को टाइम पे खत्म करना है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि ये हॉलीडे जो भी रहेगा, जो भी फेस्टिवल रहेगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है और छुट्टी लेना जरूरी है क्या, है ना। जैसे विसर्जन के लिए कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि छुट्टी चाहिए, तो हम लोगों ने अपना एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा बना कि बाबा ठीक है अपना मॉर्निंग का क्लास है, विसर्जन शाम में होगा, तो मतलब छुट्टी लेने में क्या मतलब है। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये डिसाइड हुआ चलो ठीक है क्लास रखते हैं। रक्षाबंधन के टाइम हुआ नहीं हमको तो ट्रैवलिंग करना है ना, तो जाना है तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, तो मतलब चलो ठीक है छुट्टी दे देते हैं। और हम लोग छुट्टी के लिए मना कर नहीं सकते फेस्टिव सीजन में एटलीस्ट, क्योंकि क्या होता है कि फेस्टिवल्स ऐसी चीज है ना कि अपने इमोशंस जुड़े रहते हैं उससे, और अगर वो नहीं मिला ना तो आप प्रेजेंट तो रहोगे यहाँ पे लेकिन आपका ध्यान नहीं रहेगा, क्या मतलब है ना। तो ये वाली चीज है, तो 4 महीने अपना ड्यूरेशन है लेकिन आगे थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले ही मैं थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूँ। ओके, इसके ये सेशन में कोई डाउट है? किसी के दिमाग में आ रहा है कि ऑनलाइन जो लोग करेंगे उसको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ऑफलाइन जो करेंगे उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ? तो रिकॉर्डिंग का मैंने सबसे पहले क्लियर किया था ना, रिकॉर्डिंग क्लास का होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों नहीं होगा सर? करो, होना चाहिए, है ना। मैं नहीं आया तो मैं देख के करूंगा। तो हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करने का पर्पस हमारा ये है ना कि देखो क्या होता है मालूम है क्या, जब आप कोई कोर्स के अंदर एनरोल करते हो, जब आप कोई चीज सीखने जाते हो, तो उसका एक ड्यूरेशन डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है। अब आपने डिसाइड किया कि कोर्स करना है, संडे को 12:30 से 3:30 मुझे यहाँ आना है, और आपको पता है रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है, तो आप क्या करोगे? आएंगे ऑनलाइन। बराबर, है ना, अटेंड करोगे बराबर। लेकिन आपको पता है कि चलो रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, कितने स्टूडेंट अटेंड करेंगे क्लास? बोलेंगे चलो ठीक है रिकॉर्डिंग आ जाएगा तब देख लेंगे, है ना। लेकिन मुझे बताओ यूट्यूब के ऊपर कितने सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, कितने सारे वीडियोस अवेलेबल है, अभी तक क्यों नहीं सीखे आप? क्योंकि हम सोचते हैं सिर्फ हम ये करेंगे, लेकिन हम करते नहीं है। इसीलिए हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है वो बराबर आएंगे। जो इंटरेस्टेड है वो क्लास को आना है तो आना है, ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो करना है। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से सीखने की चाह है।
लेकिन अगर हमने बोला रिकॉर्डिंग कर दिया तो उनकी वो सीखने की चाह जो है ना वो कम कम होती जाएगी। क्यों? मालूम? उनको लगता है अरे रिकॉर्डिंग है, मैं देख लूंगा या देख लूंगी, लेकिन वो नहीं होता है। और फिर क्या होता है, जब वो एक क्लास दो क्लास मिस कर देते हैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में, और फिर जब वो क्लास अटेंड करते हैं ना तो उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, कहाँ थे, क्योंकि दो रिकॉर्डिंग मिस कर दिए। बोला था देखेंगे, लेकिन ऑफिस टाइम, फैमिली टाइम, क्या उसकी वजह से देखने नहीं मिला वो वीडियो, तो वो मिस हो गया। तो अभी आगे जो कंटिन्यूएशन में जो सीखने का है तो वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो दो लेक्चर मिस हो गए। तो ये सारी चीजें होती है। तो याद रखना कि रिकॉर्डिंग अपना नहीं होने वाला, ठीक है? तो क्या, अब मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मेरा छुट्टी हो गया, तो कैसे कवर अप होगा मेरा? तो इसके लिए एक सोल्यूशन है, छुट्टी करो मत। पहला सोल्यूशन ये है, छुट्टी करो मत। आपकी जितने भी पर्सनल कमिटमेंट्स है सबको स्ट्रिक्टली ये बता दो कि ये टाइम स्लॉट के अंदर मेरा अवेलेबिलिटी नहीं है, पहली बात। फिर भी चलो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली इमरजेंसीज कुछ ऐसी आ जाती है कि हमको छुट्टी करना पड़ती है, तो भी हम लोगों का जो लर्निंग पैटर्न है, जो ट्रेनिंग पैटर्न है हमारा, ये ऐसा है कि हम लोग, जैसे मान लो आज अपना डे वन है, डे वन आज जो हम लोग सिखाते हैं ना, जैसे मान लो आज हम लोगों ने 1 से लेके 10 एग्जाम्पल सिखा दिए, तो डे 2 के ऊपर जब हम लोग मिलते हैं ना नेक्स्ट वीक, तो हम 1 से लेके 10 एग्जाम्पल का पहले करते हैं रिवीजन, और उसके बाद हम फिर न्यू एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। तो अगर बाय चांस बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपका छुट्टी हो जाता है तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका वो कवर हो जाएगा। हाँ, टेंशन लेने वाली बात कब है, जब आप क्लास खत्म होने के बाद, ओवरऑल कोर्स खत्म होने के बाद आप बोलोगे अरे मेरे को तो लेटर ऑफ कंप्लीशन मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका अटेंडेंस क्या है, 90% से कम है, तो आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन नहीं मिलेगा। दो चीजें होती है, लेटर ऑफ कंप्लीशन और सर्टिफिकेट, मैं आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन ये क्लियर है, ये सभी को लेक्चर रिकॉर्ड नहीं Yes. होगा? हाँ, यस सर। ओके। चलो उसके बाद है ना, यहाँ पे देखो कुछ की पॉइंट्स मैंने मेंशन करके रखे, जैसे 200 प्लस एग्जांपल्स हम लोग कवर करेंगे। अपना इंटरेक्टिव सेशन होगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिखा रहा हूँ आपको चुप बैठना है, आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बाद में ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछो बाद में आंसर मिलेगा, ऐसे नहीं। इंटरेक्टिव सेशन है, क्वेश्चन है इमीडिएटली स्टॉप करो, इमीडिएटली क्वेश्चन पूछो, सॉल्व करके लो, तो आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन में ऑफलाइन में दोनों दोनों जगह पे सेम रहेगा। सेकंड थिंग, हमारे टेलीग्राम के ऊपर कुछ ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं, क्वेरी सपोर्ट के लिए, जॉब्स के लिए, अपने इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड। जैसे एक्सेल का एक अलग ग्रुप है, पावर बीआई का अलग ग्रुप है, डेटा साइंस का अलग ग्रुप है, पावर क्वेरी का अलग ग्रुप है, ऐसे ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो आप वो क्वेरीज के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे अभी आप एक्सेल सीखने आ रहे हो, एक्सेल का ग्रुप ज्वाइन करो। आपकी जो भी पर्सनल क्वेरीज है, ऑफिस से रिलेटेड क्वेरीज है, वो सारे वहां पे पोस्ट कर दो। अगर आपके क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, उसके अंदर आपको क्वेरीज पूछनी है, ठीक है? उसके अंदर आपको आंसर मिलेगा, और आंसर कौन करेगा? आप लोग ही करोगे। क्वेश्चन स्टूडेंट लोगों का, तो आंसर भी स्टूडेंट ही करेंगे। कब करेंगे? हफ्ते के बीच में। अगर फिर भी आंसर नहीं मिलता है तो संडे को हम जब मिलेंगे तब मैं उसका रेजोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि वीकडेज के अंदर टाइम मिलना बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि स्केड्यूल बहुत टाइट होता है, ठीक है? तो आप लोगों में से अगर कुछ लोग जानते हैं कि अच्छा ये क्वेरी है, ये क्वेरी का क्या आंसर होना चाहिए, तो आप हेल्प करो। कलीग्स है ना, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्पिंग हैंड बनो, एक दूसरे को हेल्प करो। फिर भी अगर वो क्वेरी का रेजोल्यूशन नहीं मिला तो वीकेंड के ऊपर हम जब मिलेंगे तब उसका रेजोल्यूशन मैं बता दूंगा आपको। लेकिन वो आपके ऑफिस से रिलेटेड क्वेरीज नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके ऑफिस से रिलेटेड क्वेरीज के लिए टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप बना के रखा हुआ है, आपको वहां पे वो क्वेरीज पोस्ट करने हैं, क्योंकि वहां पे डेडिकेटेड कुछ ट्रेनर्स है जो आंसर करते हैं, ठीक है? ये क्लियर है सभी को? ओके। लर्न न्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अदर बैचेस। जैसे कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो ऐड होते हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो डिलीट होते हैं। तो अपने बैच के अंदर जो है ना, ये होता रहता है कि हर एक बैच के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। जैसे कुछ नए एग्जांपल्स आए तो ऐड कर दिए, कुछ ऐसे एग्जांपल्स है कि अभी इसको निकाल सकते हैं तो भी चलेगा। तो मतलब ऐसा प्लस माइनस होता है।
अब देखो इसके नीचे दो चीजें हैं, लेटर ऑफ कंप्लीशन बाय एएफसी केस एंड सर्टिफिकेट आफ्टर सक्सेसफुली क्लियरिंग द टेस्ट। ये दो चीज है। अगर आपका 90% एंड अबाव अटेंडेंस है तो आपको क्या मिलेगा, लेटर ऑफ कंप्लीशन, कि आपने ये कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया है। आप उसका फिर बेनिफिट ले सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिखा के, आईजीपी के थ्रू, जो भी है। लेकिन उसके अलावा सर्टिफिकेट जो होता है ना, ये प्योरली बेस्ड ऑन टेस्ट होता है। जिस दिन अपना लास्ट डे होता है उस दिन टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अगर आपने क्लियर किया वो टेस्ट तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। नॉर्मल जैसे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना, ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है और प्रॉपर एग्जाम देकर आपने ये एग्जाम को क्लियर किया है। लेकिन ये कौन सा टेस्ट, ये कौन सा सर्टिफिकेट रहेगा, इंटरनल एएफसीकेएस का सर्टिफिकेट रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। किसी को माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन करना है तो उनको सेपरेट करना पड़ेगा, उसके अलग चार्जेस पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन रहेगा ये इंटरनल रहेगा, एएफसीकेएस का सर्टिफिकेट। एम आई क्लियर ऑन दिस? ओके। अब देखो यहां पे भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो पूछ लेना। आगे बढ़े फिर हम लोग। तो देखो अभी अपना ये जो कोर्स है ना, कोर्स की फीस जो है वो 8,000 रुपीज है। कितनी है? 8,000 रुपीज। अगर आपने ये सिंगल पेमेंट किया तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये पेमेंट आपको कब तक करना है? आपको ये पेमेंट करना है अगले हफ्ते के संडे तक, मतलब 7 तारीख तक। 7 तारीख तक, बिफोर 7 सितंबर। तो मैं 7 तारीख तक बोल रहा हूं। ऑन और बिफोर 7 सितंबर अगर आप करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको 7,200 फीस पे करनी है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो तो 2 इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ेगी आपको। 4,000 आपको 7 तारीख के पहले, ऑन और बिफोर 7 सितंबर 4,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका आएगा ऑन और बिफोर 10 अक्टूबर 4,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ये क्लियर है सभी को? पहला इंस्टॉलमेंट 7 तारीख या उसके पहले और दूसरा इंस्टॉलमेंट 10 अक्टूबर के पहले, ठीक है। तो ऐसे 2 इंस्टॉलमेंट आपको देने पड़ेंगे। अगर वन टाइम दे रहे हो तो 7 तारीख या 7 तारीख के पहले। ओके। अच्छा, ये फीस जो है ये नॉन रिफंडेबल है। आपने पैसा पे कर दिया, फिर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं संडे को ओवर टाइम को जाना पड़ रहा है ऑफिस, तो ये फीस रिफंड नहीं होगी। हाँ, आपका कोर्स में एडजस्टमेंट कर देंगे हम। जैसे ये बैच आपको मैनेज नहीं हो रहा है, अगले बैच के अंदर मैनेज कर देंगे, ये मैनेज हो जाएगा, लेकिन फीस रिफंड नहीं होगा। क्लियर है ये सभी को? ओके। अभी देखो एनरोलमेंट प्रोसेस कैसे रहेगा। आपको क्या करना है, आपको ये जो नंबर है, ये जो नंबर है यहाँ पे दिए हुए पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे यूपीआई पेमेंट है, गूगल पे है, और एनईएफटी के नंबर दिए, अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दिए हुए हैं। तो आपको कोई भी एक मोड के थ्रू पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। किसको भेजना है स्क्रीनशॉट? ये नंबर पे भेजना है, रजा सर के नंबर पे और मेरे नंबर पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट कैसा होना चाहिए? जहां पे रेफरेंस नंबर मेंशन हो, रेफरेंस नंबर जिसपे मेंशन हो, ऐसा वाला स्क्रीनशॉट भेजना है आपको। जैसे आप वो भेजोगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और फिर आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। आपको सिर्फ पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट शेयर करना है। अब देखो इसके अंदर एक चीज है सिर्फ, जब आप यूपीआई, गूगल पे, अकाउंट के ऊपर पे करोगे ना तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे ना तो बैंक के कुछ गेटवे चार्जेस होते हैं। हर एक बैंक के गेटवे चार्जेस होते हैं और उनके बैंक के हिसाब से होते हैं। कोई बैंक 3% लेता है, कोई बैंक 3.5% लेता है, डिपेंडिंग ऑन बैंक, उनके हिसाब से
तो वो चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे, लेकिन वो चार्जेस हमारे पास आते नहीं है। जब आप पे करते हो ना क्रेडिट कार्ड से, तो जो एडिशनल चार्जेस लगते हैं ना, गेटवे चार्जेस, वो कट होके बैंक के पास जाते हैं, हमारे पास नहीं आते। अगर आप 7,200 पे कर रहे हो, तो जो भी गेटवे चार्जेस रहेगा ना, उसमें से 7,200 हमारे पास आएगा। ऊपर के जो भी गेटवे चार्जेस रहेंगे, 3% 4% जो भी, वो बैंक के पास जाता है, वो हमारे पास नहीं आता है। ये क्लियर है सभी को? ओके। और एक लास्ट चीज जो मेरे साइड से बोलनी बाकी है, वो ये है कि अगर आप ये कोर्स एनरोल कर रहे हो और आपको आपकी कंपनी से रिफंड लेना है, आपके कंपनी में फैसिलिटी है कि रिफंड करवा देंगे, ठीक है, तो आपको जो है ना, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको पूरा 8,000 फीस पे करना पड़ेगा, प्लस फुल फीस प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना रहेगा? 18% जीएसटी रहेगा, ठीक है। तो इसका 18% जीएसटी प्लस 8,000, ऐसा दोनों मिला के जो फीस आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको एडवांस में बताना पड़ेगा कि आपको कंपनी में जो है ये क्लेम करना है, रिफंड करना है, तो इसके लिए आपको बिल लेना पड़ेगा, जीएसटी बिल। कंपनी में सबमिट करने के लिए क्या चाहिए होता है? जीएसटी बिल चाहिए होता है। तो जब भी आपको आपकी कंपनी में रिफंड के लिए डालना है, या वो फैसिलिटी आपके यहाँ पे अवेलेबल है, तो पहले ही बताओ कि आपको ये रिफंड चाहिए कंपनी से और मुझे जीएसटी बिल चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इनटू 18%, तो आपको कुल मिला के इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको जीएसटी बिल मिलेगा, फिर आपको कंपनी में सबमिट करो और रिएम्बर्समेंट करवा लो। लेकिन अगर आपको कंपनी में सबमिट नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डिस्काउंट मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि ये डिस्काउंट अपने स्टूडेंट लोगों के लिए है। अगर कंपनी पे कर रहा है तो क्यों छोड़े, कंपनी को क्यों छोड़ना चाहिए, है ना, इसके लिए। और मेन क्या है कि जब आप कंपनी को क्लेम करते हो तो आपको बिल चाहिए होता है, और अगर आपको जीएसटी बिल चाहिए तो वो जीएसटी पे हिट होगा, तो उसका इंपैक्ट हमको होता है, तो उतना पैसा हमारा जाता है। इसके लिए हम लोग पूरा फीस लेते प्लस जीएसटी लेते, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी मेरे साइड से। अब आपको मैं टाइम दे रहा हूं 5 मिनट का, आपके जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, आप पूछ लो। और उसके पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये स्क्रीन ये करके रखता हूं यहाँ पे, ताकि आप क्या कर सको, इसका फोटो ले सको या स्क्रीनशॉट लेके सको। इसका फोटो स्क्रीनशॉट कुछ लेना है ले लो, या ये नंबर सेव करने हैं, ये कांटेक्ट नंबर सेव कर दो। अच्छा, इमरान का जो नंबर है ना, इमरान हमारे कोऑर्डिनेटर है, तो कोई भी स्केड्यूलिंग से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, कुछ एरर आ रहा है, एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, इमरान से। आपके सारे क्वेरीज इमरान हैंडल करते हैं। लेकिन आप हमको भी फोन कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। आप अगर हमको फोन करना है तो हमको भी फोन कर सकते हो। तो इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने आपको बता दिया है प्रोसेस कैसा है एनरोलमेंट का। बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, चलो क्वेश्चंस। तो 12:30 टू 3:30 जो क्लासेस है वो एट ए स्ट्रेच रहेगा और बीच में कुछ ब्रेक भी रहेगा? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पे बोलते Q&A। तो 12:30 टू 3:30 क्लास टाइमिंग एंड ब्रेक। तो इनका क्वेश्चन है 12:30 से जो क्लास स्टार्ट होगा तो 3:30 तक वन स्ट्रेच में होगा क्या? तो नहीं। अपना पैटर्न कैसे रहता है, जैसे हम लोग आते हैं तो हम लोग रिवीजन करते हैं, पिछले वीक में क्या सीखे थे उसका रिवीजन करते हैं। जैसे रिवीजन खत्म होगा,
फिर हम 15 से 20 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, 15-20 मिनट 25 मिनट ऐसा एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर से हम फ्रेश एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, रिवीजन के बाद ब्रेक और फिर फ्रेश एग्जाम्पल के पहले ब्रेक? क्योंकि क्या होता है जब हम लोग आते हैं रिवीजन में, तो हमको क्या लगता है मालूम है, ये तो हमको आता है, हम तो प्रेजेंट थे, है ना। तो ये चक्कर में क्या होता है, इंसान का एनर्जी थोड़ा 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 डाउन होता है। तो जब न्यू एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो उसको वापस रीस्टार्ट करने के लिए एक ब्रेक लेते हैं हम लोग। तो अपना एक ब्रेक रहता है बीच में, 15 मिनट का, 20 मिनट का या 25 मिनट का, हम लोग एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू सर। और सर ये एक मेरा क्वेश्चन था, हाँ इसमें पूछो। एक्सेल में वो एआई का नहीं क्या, अभी यूट्यूब पे वगैरह जो हम वीडियोस देखते हैं उस पे पॉपअप आता है, हम्म। वो नहीं क्या, एआई और वो फ्लाइट वगैरह, एक्सेल में फ्लाइट का लोगो, हम्म। ऐसा कुछ मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ रहता है क्या, मतलब क्या है? देखो, अपने कोर्स कंटेंट के अंदर एआई से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं सिखाएंगे, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी एक्सेल में जो एआई यूज हुआ है उसके बारे में मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको। ऑलरेडी एक्सेल के अंदर इनबिल्ड एआई है, ठीक है, जो अपना काम इजी करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो आप बात ओके कर सर। रहे हो, बात कर रहे हो आप को पायलट की, तो को पायलट अभी तक हाँ, एक्सेल को के पायलट, अंदर को पायलट। अपने कोर्स कंटेंट के अंदर नहीं है। ओके सर। पहली बात तो एआई जो चीज है ना, ये चीजों से जो है ना, हम लोगों ने डरना नहीं चाहिए। लोग एआई मतलब डरने लग गए हैं आजकल, अरे एआई आ गया मार्केट में, अभी जॉब जाएगा, ये होगा वो होगा। एआई जो है ना, ये अपना एक हेल्पिंग हैंड है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक ओके। चीज आपके दिमाग में रख लो कि एआई आने के बाद ऐसा आपको जो बोलते हैं ना कि जॉब कट्स ये वो, मैंने जैसे अपने डेमो में पहले बताया कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी स्किल्स नहीं है तो एआई आपको रिप्लेस कर देगा। अगर आप डेली ऑफिस जा रहे हो, एक रिपीटेटिव काम करते बैठ रहे हो, डेफिनेटली एआई जो है वो उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन आपके पास स्किल्स है, जो स्किल्स जो है ये ऐसे स्किल्स है जो मार्केट से कभी जाने वाले नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रहा बात एआई का, एक्सेल के अंदर जो जहां जहां पे इसका एआई इस्तेमाल होता है एक्सेल का इनबिल्ड, वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे मैं ये भी डाल देता हूँ, एआई इन एक्सेल, ये क्वेश्चन आपने पूछा था, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस है? को पायलट का क्या है सर? को पायलट इज नथिंग बट दी चैट जीपीटी, चैट जीपीटी जैसा है, लेकिन वो अभी एक्सेल के अंदर अभी तक ये हुआ नहीं है, और उससे रिलेटेड कुछ भी आया नहीं है। अपने कोर्स कंटेंट के अंदर वो इंक्लूडेड नहीं है। को पायलट हूबहू अपने चैट जीपीटी जैसा काम करता है। जैसे ये साइन दिख रहा है ना आपको, ये को पायलट का साइन है। तो इन्होंने क्या किया, को पायलट को एक्सेल में डाल दिया, को पायलट को पावर बीआई में डाल दिया, क्योंकि आप आपका डेटा बाहर नहीं लेके जा सकते को पायलट के अंदर। तो इन्होंने को पायलट को अंदर लेकर आ गए, ठीक है, लेकिन अपने कोर्स कंटेंट के अंदर वो है नहीं। देखो मेन क्या है, वो सारी चीजें जो है ना, वो सारी चीजें आपको एक्सेल सीखने के बाद खुद ब खुद आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपको पहले तो एक्सेल सीखना जरूरी है। को पायलट की हेल्प कब लेना है, कौन से सिचुएशन में लेना है, ये आप बाद में खुद ब खुद सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन को पायलट आपको ऐसे हेल्प नहीं करेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है और फिर भी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले उसका नॉलेज गेन करना जरूरी है। अब आपको पता ही नहीं है कि एक्सेल में कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, तो आप को पायलट से क्या बात करोगे, को पायलट को क्या ऑर्डर दोगे, को पायलट को क्या पूछोगे, है ना। तो को पायलट एक हेल्पिंग हैंड है अपना, लेकिन उसके लिए आपको टर्मिनोलॉजीज, चीजें सीखनी पड़ेगी। वो चीजें अभी कितनी कितने लोग ऐसे हैं ना जो चैट जीपीटी से परेशान होके चैट जीपीटी यूज करना बंद कर दिए। बोलते चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन पूछो, उसके वो 10 वेरिएशन में आंसर देता है। आप लोगों ने यूज कर किया है कभी चैट जीपीटी, करके देखा आप लोगों ने?
आप करते यस देखो यस। तो आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन पूछो और वही क्वेश्चन रिपीट करते जाओ, 10 अलग अलग वेरिएशन में आंसर देगा वो। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे जब भी कोपायलट यूज होता है, चैट जीपीटी यूज होता है, तो इन्होंने खुद ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, ये लोग खुद एक इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ पे। अगर आप नीचे पढ़ोगे ना ये कोपायलट पे, कोपायलट यूजेस एआई, checks for mistake, conversation are used to train AI, and copilot can learn about your interest, change this anytime in your setting or learning। ये जैसे दिया है ना, उसी तरह एक आता है नीचे एक डिस्क्लेमर कि ये जो आंसर आ रहा है एआई थ्रू, ये 100% एक्यूरेट रहेगा करके जरूरी नहीं है। आप इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा। इसके अंदर एक नोट आता है नीचे, जब आप इस्तेमाल करोगे ना तो नीचे एक डिस्क्लेमर दिखेगा। तो ये खुद जब बोल रहा है क्या, तो आप उसके ऊपर कैसे ये कर सकते हो, हाँ इस्तेमाल कर सकते हो उसको, हेल्पिंग हैंड जैसा मैंने बताया। जितना उसमें अच्छी चीजें निकाल सकते हो आप, वो निकाल सकते हो आप। लेकिन अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है और आप उसके अंदर घुसने जाओगे ना तो भूल भुलैया है। ये बात है वो। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस, या फिर हम अपना स्टॉप करें डेमो यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन है आपका? हमसे और कुछ रह गया होगा तो और भी नया कुछ है क्या इसमें? तुमसे और कुछ रह गया होगा तो और कुछ नया है क्या इसमें? क्या चीज लेकिन? एक्सेल के बारे में बोलिए। एक्सेल के बारे में? ओके। हम्म। तो देखो, एक्सेल के कोर्स कंटेंट में हमने जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन की है ना, ये सारी चीजें कवर होने वाली है। और जैसे जैसे हम लोग सीखेंगे ना तो आपको मैं बताता जाऊंगा और क्या क्या चीजें हम लोग लेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी। ओके। इसके इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ हाँ पे वही मेंशन बोल। नहीं हुई है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम हम लोग देखेंगे अपने एग्जाम्पल्स के अंदर और उसको करेंगे। और जो भी अपना यहाँ पे क्लास होगा ना, तो हम लोग डेटा भी बनाएंगे, डेटा पे काम भी करेंगे, आपको प्रैक्टिकली करने का मौका भी मिलेगा। तो जैसे मैंने अपना क्लास का पैटर्न बताया था कि एग्जाम्पल नंबर 1 से 10 हमने कर दिया, तो दूसरे वीक में रिवीजन होता है, फिर न्यू एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हर एक एग्जाम्पल के बाद, जैसे एक एग्जाम्पल खत्म हो गया, उस एग्जाम्पल के बाद आपको मैं टाइम देता हूँ वो जो मैंने सिखाया वो करने के लिए। फिर आप खत्म करोगे, मैं कंफर्मेशन लूंगा सबसे, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाऊंगा। फिर आप वो करोगे, उसका कंफर्मेशन दोगे, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे जाएंगे। तो ये अपना प्रोसेस है। तो अगर एक एग्जाम्पल से दूसरे एग्जाम्पल के बीच में का जो टाइम होता है ना, आप जो प्रैक्टिस करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे, डाउट क्लियर करके लोगे, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। लेकिन अगर मैं आपको वन स्ट्रेच में सारे 10 एग्जाम्पल बता दूं और आपको बोलूं घर पे जाओ, घर पे चेक करो, घर पे करो प्रैक्टिस, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। इसके लिए मैं, हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद इमीडिएटली उसको यहीं पे सॉल्व करके लेते हैं। फिर उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस निकलता है, कुछ डाउट्स आते हैं, तो वो यहीं पे क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक सबका हो नहीं जाता हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चंस है? नो सर, नो थैंक यू सर। सर। ऑल राइट। तो आई होप कि सब लोगों ने ये स्क्रीनशॉट या फोटो ले लिया होगा। आपको पेमेंट कैसे यस। करना है मैंने वो सारी चीजें बता दी, स्क्रीनशॉट शेयर कैसे करना है वो बता दिया, रेफरेंस नंबर के साथ वाला। जैसे आपका पेमेंट आ जाएगा तो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और जो भी अपनी क्लास से रिलेटेड वो अपडेट्स रहेंगी वो सारी की सारी अपने वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे मिलती रहेगी आपको। ठीक है, और जैसे हम लोग डे 1 पे आएंगे तो मैं और भी चीजें बताऊंगा कि वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल और क्या क्या होता है, अटेंडेंस मार्क कैसे होता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा फिर। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने के बाद वाली। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच ओके। फ्रेंड्स फॉर योर टाइम। हम लोग फिर मिलेंगे कभी अभी नेक्स्ट वीक में। जैसे मैंने बताया विसर्जन है तो हम लोगों ने 14 को, थैंक नेक्स्ट यू वीक सर। को एक वीक ऑफ रखा है। हम लोग अभी मिलेंगे 14th को, तो 14th को अपना डे 1 रहेगा। तो ऐसा मत करना कि डे 1 है तो चलो अभी नेक्स्ट वीक से आ जाएंगे, ऐसा मत करना। डे 1 है तो डे 1 से स्टार्ट करो और अच्छे से, मतलब 100% अटेंडेंस के साथ इसको करने की कोशिश करो, क्योंकि छुट्टी लोगे तो मिस करोगे चीजें, है ना, ऐसा मत होने देना। ऑल राइट, चलो बाय एवरीवन। ओके।
बाय Yeah, थैंक bye. यू थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। या बाय। सर ये स्पीड अप करने के लिए थोड़ा सैटरडे संडे कर सकते क्या? सैटरडे संडे नहीं कर सकते दत्तात्रेय, क्योंकि ऑलरेडी सैटरडे को भी बैचेस शेड्यूल रहते हैं और संडे को भी बैचेस शेड्यूल रहते हैं। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि इसको स्पीड अप करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं। जैसे अपना टाइम क्या है अभी 12:30 से 3:30 है, तो हम लोग 12:30 से 4:30 कर सकते हैं। आधा घंटा 1 घंटा हम लोग एक्सटेंड, मतलब आधा घंटा 1 घंटे का हम लोग ये रख सकते हैं कि हम लोग इतना टाइम आगे पीछे करके इसको कोशिश करें खत्म करने की। ठीक है। ठीक है। और सर डिस्काउंट कुछ मिल सकता है क्या? एक्चुअली कपिल यादव